नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। TV9 नेटवर्क समिट में प्रधानमंत्री ने वैश्विक नीति निर्धारण में भारत की बढ़ती भूमिका को किया रेखांकित। सामने रखा विकसित भारत का रोड मैप। ईडी के कामकाज को सराहते हुए कहा, जिन्होंने लूटा उन्हें पड़ रहा है लौटाना। इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने शुरू की नई स्कीम। बिहार की कोसी मेची नदी जोड़ने की परियोजना पर लगी मुहर। किसानों को उर्वरक पर 37,000 करोड़ से अधिक की सब्सिडी। संसद में कम वक्त देने के राहुल गांधी के आरोपों पर अमित शाह की खरी। शाह ने कहा, राहुल गांधी को पता नहीं संसद में टाइम होता है फिक्स। कहा, 40% समय विपक्ष को दिया गया, तब राहुल थे वियतनाम में। चारा घोटाले मामले में बढ़ेंगी लालू यादव की मुश्किलें। बिहार सरकार वसूली के लिए जाएगी कोर्ट। लालू यादव की संपत्ति से होगी वसूली। ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन ने की जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए ब्रिटिश सरकार से माफी की मांग। बताया, जलियांवाला हत्याकांड को ब्रिटिश साम्राज्य पर एक धब्बा। म्यांमार और थाईलैंड में भूकंप ने मचाई जबरदस्त तबाही, जान माल का भारी नुकसान। पीएम मोदी ने जताई चिंता, कहा भारत हर संभव मदद को तैयार। और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज TV9 नेटवर्क के कार्यक्रम में विकसित भारत के रोड मैप पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने एक दशक में देश में हुई सामाजिक और आर्थिक तरक्की के आंकड़े सामने रखे तो भारत द्वारा वैश्विक मंच पर निभाई जा रही भूमिका को सामने रखा। पीएम मोदी ने महिला सशक्तिकरण से लेकर मजबूत होती बैंकिंग व्यवस्था पर हो रहे बदलाव गिनाए तो 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने को एक बड़ी उपलब्धि बताया। नई दिल्ली के भारत मंडपम में TV9 नेटवर्क समिट को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्हाट इंडिया थिंक्स टुडे विषय पर आयोजित सम्मेलन में पीएम को सुनने राजनीति, खेल, सिनेमा और उद्योग जगत के दिग्गज पहुंचे। इतना ही नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों और विदेशों से भी बड़ी संख्या में भारतीय समुदाय वर्चुअल माध्यम से जुड़ा। वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती साख और दबदबे का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा, भारत आज वर्ल्ड ऑर्डर में सिर्फ भागीदारी ही नहीं कर रहा, बल्कि भविष्य को आकार देने और सुरक्षित करने में भी योगदान दे रहा है। आज ग्लोबल डिसीजन मेकिंग इंस्टीट्यूशंस में भारत ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज बन रहा है। इंटरनेशनल योगा डे, WHO का ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए ग्लोबल फ्रेमवर्क, ऐसे कितने ही क्षेत्रों में भारत के प्रयासों ने नए वर्ल्ड ऑर्डर में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। पीएम ने एक दशक में देश की जीडीपी डबल होने और 25 करोड़ लोगों के गरीबी से बाहर आने का जिक्र किया। पीएम ने शौचालय निर्माण से लेकर नल से जल तक वो पहल गिनाई जिन्होंने आम आदमी का जीवन बेहतर बनाया है। पीएम ने विदेश नीति के मोर्चे पर राष्ट्र प्रथम के मंत्र को रेखांकित किया। एक जमाने में भारत की पॉलिसी थी सबसे समान रूप से दूरी बनाकर चलो, इक्वी डिस्टेंस की पॉलिसी। आज के भारत की पॉलिसी है सबके समान रूप से करीब होकर चलो, इक्वी क्लोजनेस की पॉलिसी। दुनिया के देश भारत की ओपिनियन को, भारत के इनोवेशन को, भारत के एफर्ट्स को
जैसा महत्व आज दे रहे हैं वैसा पहले कभी नहीं हुआ। पीएम ने कहा कि पिछले 10-11 साल में भारत हर सेक्टर में बदला है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ा है। बैंकिंग सेक्टर की मिसाल देते हुए पीएम ने कहा कि बैंकों का एनपीए घटा है, लाभ बढ़ा है। इतना ही नहीं, जिन्होंने लूटा है उन्हें वो लौटाना भी पड़ रहा है। जिस ईडी को दिन रात गालियां दी जा रही है, ईडी ने 22,000 करोड़ रुपए से अधिक वसूले हैं। ये पैसा कानूनी तरीके से उन पीड़ितों तक वापस पहुंचाया जा रहा है जिनसे ये पैसा लूटा गया था। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन, CDRI और महामारी के दौरान देशों को टीके की आपूर्ति। पीएम ने मानवता के काम आने की देश की प्रतिबद्धता का भी विस्तार से जिक्र किया। साथ ही कहा कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर भारत का सामर्थ्य नई ऊंचाई की ओर बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में आज कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इन फैसलों में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी गई, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने और भारत को इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बनाने के लिए एक मजबूत प्रोत्साहन। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए कैबिनेट की मंजूरी निवेश को आकर्षित करेगी और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगी। ये नवाचार को भी प्रोत्साहित करेगा। वहीं केंद्रीय कैबिनेट ने किसानों को फॉस्फेटिक और पोटाशिक फर्टिलाइजर पर सब्सिडी दी। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, देश भर के किसान भाई बहनों के हित में आज हमारी सरकार ने खरीफ सीजन 2025 के लिए फॉस्फेटिक और पोटाशिक फर्टिलाइजर पर पोषक तत्व आधारित सब्सिडी को मंजूरी दी है। इससे न सिर्फ अन्नदाताओं को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध होंगे, बल्कि खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। केंद्रीय कैबिनेट ने कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। इस योजना को लेकर प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, बिहार के चौतरफा विकास के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। इससे जहां एक बड़े क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी मिलेगा, वहीं किसान भाई बहनों की आय भी बढ़ेगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बिहार में 4 लेन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को मंजूरी दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया साइट X पर लिखा, बिहार की प्रगति को बढ़ावा। 4 लेन ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड पटना आरा सासाराम कॉरिडोर को कैबिनेट की मंजूरी बिहार के लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा और यातायात में भीड़ भी कम होगी। प्रधानमंत्री मोदी की थाईलैंड यात्रा पर जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय के सचिव पूर्व जयदीप मजूमदार ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 6वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए थाईलैंड जाएंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री 3 से 4 अप्रैल तक थाईलैंड की आधिकारिक यात्रा करेंगे। Prime Minister will visit Thailand to participate in the 6th BIMSTEC summit and for an official visit to Thailand from the 3rd to the 4th of April. This will be Prime Minister's 3rd visit to Thailand. In November 2019, he had attended the ASEAN and East Asia Summit that was hosted by Thailand. And earlier he had been to Bangkok en route to Tokyo in November 2016 when he had gone to pay homage to the late King Rama IX. As you know, India and Thailand have historically warm bilateral relations, shared civilizational, cultural and religious bonds. Thailand is India's maritime neighbor, a valuable partner in our Act East policy and vision for the Indo-Pacific, and also a highly valued partner in BIMSTEC. प्रधानमंत्री मोदी की श्रीलंका यात्रा पर जानकारी देते हुए विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि बैंकॉक में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन के बाद प्रधानमंत्री 4 से 6 अप्रैल तक श्रीलंका की यात्रा करेंगे।
प्रधानमंत्री मोदी श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के निमंत्रण पर श्रीलंका का दौरा करेंगे। Following the BIMSTEC summit in Bangkok, Prime Minister will travel to Sri Lanka from 4th to 6th April for a state visit on the invitation of President Anura Kumara Dissanayake of Sri Lanka. You would all recall that President Dissanayake had visited New Delhi in December of 2024 on his first overseas visit after taking office as president. And now Prime Minister Modi is returning this visit by becoming the first foreign leader to be hosted by President Dissanayake in his capacity as President of Sri Lanka. लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी के लोकसभा में नहीं बोलने देने के आरोप पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि राहुल गांधी को शायद मालूम नहीं है कि पार्लियामेंट में बोलने के नियम होते हैं। बजट पर चर्चा हुई, उन्हें 42% समय दिया गया। अब ये उनको तय करना है कि किसको बोलना है। लेकिन जब संसद में गंभीर चर्चा हो रही थी तब वो वियतनाम में थे और जब वो लौटे तो अपनी मनमर्जी से बोलने की जिद करने लगे। ये संसद है, कांग्रेस पार्टी का दफ्तर नहीं है जहां जब मन करे तब बोल सकें। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में शुक्रवार को एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक हुई। बैठक में सिक्किम में आपदा से उबरने और पुनर्निर्माण संबंधी गतिविधियों के लिए और 5 राज्यों में अग्निशमन सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष की सदस्यता वाली समिति ने राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो और क्षमता निर्माण फंडिंग विंडो से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के प्रस्तावों पर भी विचार किया। उच्च स्तरीय समिति ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण योजना के तहत बिहार, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र और केरल के लिए 1604 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। समिति ने बिहार के लिए 340.90 करोड़ रुपए, गुजरात के लिए 339.18 करोड़ रुपए, झारखंड के लिए 147.97 करोड़ रुपए, केरल के लिए 162.25 करोड़ रुपए और महाराष्ट्र के लिए 614.09 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, जो राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि यानी एनडीआरएफ के तहत तैयारी और क्षमता निर्माण फंडिंग विंडो से वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी। केंद्र सरकार ने राज्यों में अग्निशमन सेवाओं का विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए एनडीआरएफ के तहत कुल 5,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और पहले ही 20 राज्यों के प्रस्तावों को 3,373.12 करोड़ रुपए की कुल राशि की मंजूरी दे दी गई है। समिति ने एनडीआरएफ के तहत पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से सिक्किम को 555.70 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है। ये सहायता अक्टूबर 2023 में तीस्ता नदी बेसिन के नीचे के क्षेत्रों में आई विनाशकारी बाढ़, ग्लेशियल झील विस्फोट, बाढ़ के कारण प्रभावित हुए विभिन्न क्षेत्रों में आपदा से उबरने और पुनर्निर्माण संबंधी जरूरतों के लिए प्रदान की जाएगी। मौजूदा वित्त वर्ष में केंद्र सरकार ने राज्य आपदा मोचन निधि के तहत 28 राज्यों को 19,074.80 करोड़ रुपए और राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष के तहत 16 राज्यों को 3,229.35 करोड़ रुपए जारी किए हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि के तहत 19 राज्यों को 5,160.76 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के तहत 8 राज्यों को 719.71 करोड़ रुपए जारी किए हैं। चारा घोटाला मामले में लालू यादव की परेशानी बढ़ने वाली है। बिहार सरकार चारा घोटाले की 950 करोड़ रुपए की वसूली के लिए कोर्ट जाएगी। इसकी वसूली राजद प्रमुख की संपत्ति से की जानी है। बिहार सरकार इसके लिए सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से राय मशविरा करने में लगी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, मगर इससे ठीक पहले राज्य सरकार ने चारा घोटाले के मामले में बड़ा कदम उठाया है।
राजद प्रमुख लालू यादव से चारा घोटाले की 950 करोड़ रुपए की वसूली की जाएगी। नीतीश कुमार की सरकार ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। इतने पैसे की वसूली उनकी संपत्ति से की जाएगी। इस मामले में अभी तक लालू यादव सहित कई लोगों को सजा हुई थी, लेकिन अब तक गबन हुई राशि सरकार को नहीं मिली है। यानी 1990 के दशक में जो लोग चारे का पैसा डकार गए, उन पर सरकार शिकंजा कसने की तैयारी में है। ऐसे भ्रष्टाचारी का सबसे पहले सजा के पहले स्पीडी ट्रायल चलाकर उसकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, उससे वसूली होनी चाहिए, ताकि इस तरह के मनोबल नहीं बढ़ सके। चारा घोटाला मामले में पटना हाईकोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने के दौरान उस घोटाले की रकम वसूली की जिम्मेदारी भी सौंपी थी। यह वसूली दोषियों की संपत्ति जब्त कर वसूली जानी थी, लेकिन करीब 2.5 दशक बीत जाने के बाद भी घोटाले का एक भी रुपया सरकारी खजाने में नहीं पहुंचा है। ऐसे में बिहार सरकार ने लालू प्रसाद से रुपए की वसूली की कवायद शुरू कर दी है। इस मामले में सीबीआई और इनकम टैक्स से बातचीत की जा रही है। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने कहा है कि गरीब जनता का पैसा ठगा गया था। राशि वसूल करने के लिए सरकार संपत्ति को कानून के तहत कब्जे में लेने की तैयारी कर रही है। सरकार किसी भी कीमत पर राशि वापस लेगी। मामले में जेडीयू की तरफ से भी लालू यादव पर हमला किया गया है। जो लोग दोषी हैं या जो अवैध संपत्ति सरकार और एजेंसी की नजर में आई है, चाहे कोई भी हो, किसी भी दल का इंसान हो, कानून अपना काम कर रहा है और वो अवैध संपत्ति सरकार निश्चित रूप से जो है उसको अपना अधिकार क्षेत्र में लेगी। लालू जी के परिवार के द्वारा अवैध रूप से अर्जित संपत्ति आवंटन से ज्यादा पशुपालन में की गई निकासी, राज्य के मुखिया होने के नाते जिम्मेवारी का अनुपालन नहीं करना और जब किंग मेकर बने हुए थे गुजराल साहब और देवगौड़ा जी की सरकार के समय ही सारी प्रक्रिया जेल प्रवास में इनका शुरुआत हुआ था। तो लालू जी की संपत्ति जितना जल्दी जब्त हो, चुनाव के पूर्व जब्त होकर के टेंडर निकाल करके जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर छात्रावास वहां बने, जिससे समाज के दलित और अति पिछड़ा को यह संदेश जाए ये राजकोष का लुटेरा परिवार है। उस लुटेरा परिवार को केवल कारावास का दंड नहीं, जमीन अधिग्रहण का दंड मिलना चाहिए। लालू यादव के मुख्यमंत्री रहते हुए 1996 में चारा घोटाले का मामला सामने आया था। इस मामले में कुल 50 केस दर्ज किए गए थे। 1997 में सीबीआई ने आरोप पत्र दाखिल किया तो लालू यादव ने इस्तीफा देते हुए राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया था। 17 साल तक चलने वाले इस केस में 3 अक्टूबर 2013 को लालू यादव को 3 साल 6 महीने की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 24 जनवरी 2018 को तीसरे मामले में 5 साल की सजा हुई थी। अब तक कुल 3 मामलों में 13.5 साल की सजा हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय को स्थापित हुए 15 साल पूरे हो गए हैं। वर्ष 2010 में सभी सार्क देशों के सहयोग से स्थापित इस विश्वविद्यालय ने एक अंतर्राष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थान के रूप में पहचान बनाई है। ये भारत का पहला विश्वविद्यालय भी बन गया है जिसने जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों पर एक विशेष पाठ्यक्रम शुरू किया है। हमारे संवाददाता अखिलेश सुमन ने दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय के अध्यक्ष प्रोफेसर के अग्रवाल से बात की कि ये संस्थान किस तरीके से सार्क देशों के छात्रों की आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद कर रहा है। हमारे साथ है साउथ एशिया यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर के अग्रवाल। प्रोफेसर साहब, नया काम क्या शुरू किया आपने? इस यूनिवर्सिटी में पहली बार ग्रेजुएट प्रोग्राम, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम शुरू किए, बीटेक। तो पिछले साल पहली शुरुआत थी तो हमने सिर्फ 120 बच्चे ही कंप्यूटर साइंस में एडमिट किए थे। इस साल हम काफ़ी उसको बढ़ाएंगे और बीटेक के अलग अलग आयामों में ले जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मैथ एंड कंप्यूटिंग, बिजनेस कंप्यूटिंग, इस तरह से। क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा है। साउथ एशियन यूनिवर्सिटी ने क्या इस क्षेत्र में कुछ काम किया है? हमने पहले क्लाइमेट चेंज सेंटर शुरू किया जिसमें कुछ वर्कशॉप्स वगैरह कराई, बहुत सीनियर लोगों को इन्वॉल्व किया। इस साल हमने एक तो पीएचडी स्टडीज शुरू की हैं
क्लाइमेट चेंज में, और दूसरा एक फॉर्मल मास्टर प्रोग्राम शुरू किया है क्लाइमेट चेंज एंड सस्टेनेबिलिटी में, जो भारत में एटलीस्ट पहली यूनिवर्सिटी होगी जो इस प्रोग्राम को करेगी। और इस प्रोग्राम को हम डिज़ाइन भी इस तरह से कर रहे हैं कि वर्किंग प्रोफेशनल्स इसका फ़ायदा उठा सके। आपने क्या किसी इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के लिए भी प्रयास किया या कर रहे हैं या हो गया है? UNEP हैज़ एग्रीड टू कोलैबोरेट विद अस, और यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम के हेड 4-5 बार हमसे मीटिंग कर चुके हैं और उन्होंने पूरे सहयोग की इंतज़ाम किया है। उनके रीजनल डायरेक्टर भी आई थी और वो भी डिस्कस कर गई हैं। कई ऐसे देश हैं साउथ एशिया में भी जिनको वीज़ा के इशूज़ है, खास करके पाकिस्तान और अफगानिस्तान को, तो क्या वहाँ के स्टूडेंट्स साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में रुचि ले रहे हैं? आपने उनके लिए कोई अलग से व्यवस्था की है? साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में बच्चे रुचि ले रहे हैं, बच्चों के एंगल से कोई दिक्कत नहीं है। वीज़ा एक देश की राष्ट्रीय समाधान करना होता है, वो हो रहा है, लेकिन हमें ये मानना है कि वर्चुअल कैंपस के माध्यम से हम उन बच्चों तक पहुंच पाएंगे। सदस्य देशों का सहयोग मिल रहा है साउथ एशियन यूनिवर्सिटी में? मानसिक रूप से तो पूरा मिल रहा है। हमने गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग करी थी जनवरी में और सारे देशों के रिप्रेजेंटेटिव आए, उन्होंने कैंपस देखा, बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत पॉजिटिव बातें हुई और सुझाव भी। और हमने भी ये कहा कि हमने एडमिशन नोटिफिकेशन सबको भेज दिया। हमने यहाँ तक कह दिया कि आपके कुछ बच्चे यदि साउ का एंट्रेंस टेस्ट नहीं भी ले पाएंगे तो भी आपकी यदि वो यूनिवर्सिटी अच्छी है और उसमें उस बच्चे का रैंक है तो भी हम एडमिशन दे देंगे। तो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी एक ऐसे केंद्र के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा है जो देशों की राजनीति से अलग, जो छात्रों नौजवानों की जो ज़रूरत है उसे पूरा कर सके, उनके सपने को पूरा करने में मदद कर सके। टीडी न्यूज़ के लिए दिल्ली स्थित साउथ एशियन यूनिवर्सिटी कैंपस से मैं अखिलेश सुमन। गर्मी में जल संकट की चुनौतियों से निपटने के लिए दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। विधानसभा में लोक निर्माण मंत्री प्रवेश वर्मा ने एक्शन मोड में पहले से योजना तैयार की है। संगम विहार इलाकों में हर साल पेयजल की समस्या विकराल हो जाती है। दिल्ली विधानसभा में संगम विहार के विधायक चंदन कुमार चौधरी से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। गर्मी के मौसम में संगम विहार के इलाकों को हर साल पानी की समस्याओं से दो चार होना पड़ता है और इस वक्त हमारे साथ संगम विहार के भाजपा के विधायक चंदन कुमार चौधरी जी मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे क्योंकि आज विधानसभा में इस मसले पर एक मीटिंग भी हुई है। क्या है मसला? आज एक एक्शन मोड में दिखी है सरकार की पानी की समस्या को सॉल्व किया जाए और आपके इलाके में तो हमेशा ये समस्या रहती है। देखिए, पहले की सरकार ने जो 11 साल से वहाँ विधायक था, उन्होंने टैंकर माफियाओं के द्वारा और ट्यूबवेल माफियाओं के द्वारा पानी बेचने का काम किया है। पानी पिलाने का काम नहीं किया, क्योंकि वो जल बोर्ड के उपाध्यक्ष भी थे। चाहते तो वो सोनिया विहार का पानी ला सकते थे, लेकिन उनकी मंशा जो थी वो डकैती की थी, चोरी की थी और अपने लोगों को लाभान्वित करने की थी। उनकी मंशा जनता को लाभान्वित करने का नहीं था, जिसकी वजह से आज बड़ी समस्या पूरी दिल्ली में सबसे बड़ी समस्या यदि पानी की होगी तो हमारे क्षेत्र में है। वही अधिकारियों के साथ बैठक में यही तय हुआ कि जल्द से जल्द टैंकर्स बढ़ाए जाएं, ट्यूबवेल्स बढ़ाए जाएं और जो भी माफियाओं के द्वारा टैंकर और ट्यूबवेल्स चलाए जाते हैं उस पर निगरानी रख के उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और जो जनता के पैसों से जल बोर्ड और ट्यूबवेल टैंकर चलते हैं वो जनता को समर्पित किया। पीडब्ल्यूडी मंत्री ने इस पर बड़े एक्शन मोड में फोकस किया है कि जो भी समस्या होगा उसका फटाफट समाधान कर दिया जाएगा और पिछली सरकारों ने पहले से तैयारी नहीं की थी, इस सरकार पहले से तैयारी में है। देखिए, हमारी सरकार पहले से तैयारी में है। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर और जल मंत्री जो हमारे प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जी हैं, बड़े भाई के नाते उन्होंने दिल्ली में और संगम विहार में विशेष ध्यान दिया है और उन्होंने एक ही चीज़ कहा है अधिकारियों को, जल्द से जल्द समाधान करो, नहीं तो नौकरी करने के लायक नहीं रहोगे। ठीक है, क्योंकि देखिए समस्या जो है सिर्फ जनप्रतिनिधियों के द्वारा नहीं चलाई जाती है, कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा भी समस्याएं क्रिएट की जाती हैं। सभी अधिकारियों को, सभी विभाग के लोगों को हिदायत दे दिया गया है, जल्द से जल्द इसका समाधान करें, नहीं तो कार्रवाई होगी। एक आखिरी सवाल है, आज तो पूरे दिन जो बैठक चली है सीएजी की रिपोर्ट पे चली है, तो विपक्ष क्यों भाग रहा है? विपक्ष क्यों नदारद है? क्यों नहीं भागीदारी दे रहा है विपक्ष? देखिए, विपक्ष इसलिए नदारद है कि उन्होंने ही इस पाप को अंजाम दिया है, उन्होंने ही घोटाला किया है, उन्होंने ही सरकार की पूंजी को बर्बाद करने का काम किया है, उन्होंने ही 60,000 करोड़ के ट्रांसपोर्ट को घोटाले में डाला है, जो हमारा 1 लाख करोड़ का बजट है। अब देखिए, हमने 1 साल में हमारे मुख्यमंत्री जी ने 1 लाख करोड़ का बजट पास किया।
और हमारा एक विभाग 60,000 करोड़ के घाटे में है, तो सोचिए हम कैसे दिल्ली चलाएंगे। ये हमारे लिए कांटों का ताज जरूर है, लेकिन हम चुनौती लेकर के दिल्ली को सजाएंगे। तो ये थे हमारे साथ संगम बिहार के विधायक, और जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कैसे ये उनके लिए ये कांटों का ताज है, लेकिन दिल्ली सरकार दिल्ली को सजाने संवारने के लिए एक्शन मोड में है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ 156 लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड की आपूर्ति के लिए 2 अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए। इन अनुबंधों में प्रशिक्षण और अन्य संबद्ध उपकरण शामिल हैं, जिनकी कीमत 62,700 करोड़ रुपए है। पहला अनुबंध भारतीय वायुसेना को 66 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए है और दूसरा भारतीय सेना को 90 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर की आपूर्ति के लिए है। इन हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति तीसरे वर्ष से शुरू होकर अगले 5 वर्षों में की जाएगी। LCH भारत का पहला स्वदेशी डिजाइन और विकसित किया गया युद्धक हेलीकॉप्टर है, जो 5000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर संचालन की क्षमता रखता है। यह अनुबंध भारतीय सेना की उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में युद्ध क्षमता को बढ़ावा देगा। 250 से अधिक घरेलू कंपनियों के शामिल होने के साथ ये परियोजना 8,500 से अधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करेगी। इसके अलावा रक्षा मंत्रालय ने मैट्रिया मैनेजमेंट के साथ एक फ्लाइट रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट के लिए भी अनुबंध किया है। ये विमान भारतीय वायुसेना और नौसेना के पायलटों को एयर टू एयर रिफ्यूलिंग प्रशिक्षण प्रदान करेगा। इन 3 अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने के साथ 2024-25 के दौरान रक्षा मंत्रालय ने कुल 193 अनुबंध किए हैं, जिनका कुल मूल्य 2,09,050 करोड़ रुपए से अधिक है, जो अब तक का सबसे अधिक और पिछले उच्चतम आंकड़े से लगभग 2 गुना है। इनमें से घरेलू उद्योग को दिए गए अनुबंध 177 यानी 92% हैं, जिनका अनुबंध मूल्य 1,68,922 करोड़ रुपए यानी 81% है। शाहदरा के विधायक संजय गोयल ने विधानसभा में दिल्ली से जुड़ी 3 समस्याओं पर चर्चा की, जिसमें दिल्ली में पार्कों की चुनौती, गौशाला का निर्माण और STP प्लांट शामिल रहे। संजय गोयल ने पिछली सरकारों के किए कार्यों पर कई सवाल खड़े किए। संजय गोयल से बात की हमारे सहयोगी धीरज कुमार ने। शाहदरा से विधायक संजय गोयल जी इस वक्त बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। आज विधानसभा में आपने कई महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया है, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो पार्किंग का जो मुद्दा है, उसको आप किस तरह से देखते हैं? दिल्ली में हज़ारों की हज़ार संख्या में पार्क है, जिसमें पिछले सालों में माननीय NGT ने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल न्यायालय ने निर्देश दिए थे कि जितने भी सबमर्सिबल पंप्स पार्कों में चल रहे हैं उनको सील किया जाए, क्योंकि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो कम होता जा रहा है। और दूसरी तरफ निर्णय भी ये दिया गया, आदेश दिया गया कि इसमें दिल्ली जल बोर्ड या PWD दिल्ली सरकार पानी की उपलब्धता करवाएगी, लेकिन दिल्ली सरकार ने पिछले 11 साल इसमें ध्यान नहीं दिया। आज पार्क मैदान में तब्दील हो गए हैं, डस्ट उड़ती रहती है, डस्ट पॉल्यूशन होता है, और साथ में हमारे बुजुर्ग हैं, युवा हैं या जवान हैं, उन सबको परेशानी होती है डस्ट से। तो और साथ में सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो पार्क हैं उनमें जो पौधे लगे हुए हैं, पेड़ लगे हुए हैं, उनको पानी की उपलब्धता ना होने की वजह से वो सूखते हुए जा रहे हैं। जो गौ माता हैं वो सड़कों पे खुले मिलती हैं, क्या है ये मसला? देखिए, बेसहारा गौ माता हैं जो जिनके मालिक दूध निकालकर रात्रि में वो सुबह जो है छोड़ देते हैं रोड पर, जिससे ट्रैफिक जाम होता है, ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, और फिर बाद में वो ऐसा खाना खाने के लिए मतलब उनको मजबूरी में खाना पड़ता है जो थैली में कूड़े में पड़ा होता है, जो कि उनकी सेहत के लिए भी ठीक नहीं है, और कई बार वो प्लास्टिक के साथ खा जाती है। तो कई बार जब बीमार होती हैं तो उनका ऑपरेशन होता है तो कई किलो 50 किलो तक की प्लास्टिक उनके पेट से मिलती है। तो इसीलिए एक आज हमारे साथी विधायक अशोक जी ने एक प्राइवेट बिल पेश किया था, जिस पर हम सब विधायकों ने अपनी चर्चा की, और उसमें स्पष्ट रूप से कहा कि ऐसे मालिकों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, इवन उनके खिलाफ आपके FIR लॉन्च भी की जाए। साथ में जो स्थानीय गौशालाएँ हैं उन गौशालाओं के साथ में MOU टाइप का एक ऐसा सरकार करे जिससे कि उन गऊ को, जो बेसहारा गऊ है, उनको वहाँ ले जाया जा सके। आपने बात करी है STP प्लांट की, और अपने क्षेत्र का भी अपने बात कही है कि हमारे क्षेत्र में उसका आपने जिक्र किया है, तो कैसे लगे प्लांट और क्या क्या है जो कि आपके जेहन में है जिस पे क्या चर्चा हुई है? देखिए, जलमिल इंडस्ट्रियल एरिया
बी ब्लॉक के अंदर CTP सेंट्रल एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है, जो कि वहाँ की औद्योगिक जो एसोसिएशन है जिसे सरकार ने उनको चलाने के लिए दिया हुआ है, वहाँ से लगभग 50 लाख लीटर रोज़ पानी जो गंदा पानी है वो ट्रीट होकर साफ़ होकर, उसकी व्यवस्था नहीं है यूटिलाइज करने की, वो पुनः नाले में डाल दिया जाता है। जिस नाले से आता है एक तरफ से आता है, दूसरी तरफ से दूसरे नाले में डाल दिया जाता है। दिल्ली सरकार ने भी पिछले 10 सालों में कई बार वहाँ आके हमारे जो एसोसिएशन के जो लोग हैं उन्होंने कई बार कहा कि भाई इसका पानी का यूटिलाइज होना चाहिए। पानी का यूटिलाइज बिल्डिंग बनाने में किया जा सकता है, और वैसे और साथ में पार्कों में यूटिलाइज किया जा सकता है, रोड पर छिड़काव के लिए किया जा सकता है, लेकिन उसका यूटिलाइजेशन नहीं किया गया। ऐसे STP प्लांट के हैं, तो ये पानी यदि साफ़ तो कर रहे हैं लेकिन साफ़ करके फिर उसी गंदे नाले में डाल देंगे तो पानी पर जो कॉस्ट आई साफ़ करने की, जो व्यवस्थाएं लगी, वो फिर मतलब बिल्कुल ही जीरो हो गई दोबारा से। तो इसीलिए हमने ये भी एक आग्रह किया कि उनका पानी यूटिलाइज करने के लिए टैंकर्स की व्यवस्था बढ़ाई जाए, जिससे और जो आम जन भी है ग्राउंड वाटर ना निकाल के बिल्डिंग बनाते समय उस पानी का उपयोग करके अपनी बिल्डिंग बनाए। तो ये थे हमारे साथ विधायक शाहदरा के संजय गोयल, और जिन्होंने आज विधानसभा के सत्र में कई मुद्दों पर जिक्र किया है, और जिससे इनका साफ कहना है कि इन मुद्दों के जरिए ही दिल्ली की जनता की समस्या का समाधान किया जा सकता है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ धीरज कुमार, DD न्यूज़, दिल्ली। ब्रिटिश पार्लियामेंट हाउस में इंस्पायरिंग इंडियन महिलाओं को सम्मानित किया गया। इस आयोजन में पद्मश्री से सम्मानित ब्रिटिश सांसद बॉब ब्लैकमैन भी शामिल हुए। इस आयोजन में दुनिया भर में अपनी अलग पहचान बनाने वाली भारतीय महिलाओं को सम्मानित किया गया। इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन की ओर से शी इंस्पायर अवार्ड के तहत ये सम्मान दिया गया, जिसमें दुनिया भर की भारतीय ओरिजिन की इंस्पायरिंग महिलाओं को सम्मानित किया, जिसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट में महिलाओं को सम्मानित किया गया। ये अवार्ड मिलने की बहुत ज़्यादा खुशी है, क्योंकि ये जो हो रहा है ये हमारे जो अच्छे काम का नतीजा है, उसके लिए दिया गया, और उसको पहचानना कि वो काम जो कि एक वॉलंटियर की तरह मैंने किया है बहुत सालों से, 25 सालों से, उसका जो ये परिणाम है। मैं यहाँ पर टीचिंग प्रोफेशन में हूँ, इसके अलावा मैं एक TV शो होस्ट करती हूँ जिसके लिए मुझे ये अवार्ड दिया गया है। थैंक यू सो मच रश्मि मिश्रा एंड इंस्पायरिंग इंडियन वुमेन। ये मेरे लिए लाइफ टाइम मेमोरी है और ये बिग अचीवमेंट है मेरे लिए। लंदन में ममता बनर्जी के अर्थव्यवस्था पर दिए गए विवादित बयान की देश भर में आलोचना हो रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने ममता के इस बयान को लेकर उन्हें आड़े हाथों लिया है। अधिकारी ने ममता को भारत निंदा ब्रिगेड का हिस्सा बताते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने जानबूझकर विदेशी धरती पर भारत की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। ममता का भारत विरोधी बयान हर बंगाली और सभी भारतीयों के लिए शर्मिंदगी की बात है। ममता बनर्जी जैसे लोगों को भविष्य में विदेश यात्राओं की अनुमति देने से मना कर देना चाहिए। दरअसल हाल ही में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक वक्तव्य के दौरान ममता ने कहा था कि उन्हें नहीं लगता कि भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। मेवाड़ राजघराने से जुड़ी और भारतीय जनता पार्टी की सांसद महिमा कुमारी का कहना है कि समाजवादी सांसद रामजीलाल सुमन ने राणा सांगा जैसे महापुरुष का अपमान किया है। DD न्यूज़ संवाददाता नीरज सिंह से एक्सक्लूसिव बात करते हुए उन्होंने कहा कि राणा सांगा हमेशा मुगलों के खिलाफ लड़ते रहे, वो देश के लोगों का स्वाभिमान है। समाजवादी पार्टी के नेता रामजीलाल सुमन पर उनके बयानों को लेकर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद महिमा कुमारी जी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है राणा सांगा पर, और रामजीलाल सुमन ने कहा है कि वो माफी नहीं मांगे। ये तो मेरे ख्याल से पूरे भारत को इतिहास के बारे में जो पता है, और इतिहास की बात उनको नहीं करनी चाहिए, और उनको नहीं पता है तो वो जो सदन में महाराणा सांगा के लिए इतने हल्के शब्द, गलत शब्दों का उपयोग किया जा रहा है, वो कहाँ बोल रहे हैं, किसके बारे में बोल रहे हैं, उनको ये नहीं पता। और अगर सदन में ही कार्रवाई हो जाती तो ये बात नीचे तक नहीं आती और लोगों में इतना आक्रोश नहीं होता। तो मैं यही कहना चाहूँगी, अगर उन्होंने गलत किया है तो मैं यही, चाहे प्रधानमंत्री हैं, हमारे होम मिनिस्टर हैं और जो अध्यक्ष हैं राज्यसभा के, मैं यही कहना चाहूँगी कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हमारे इतिहास के लिए, हमारे देश के लिए उन लोगों ने बलिदान दिया है
और जो ये मेवाड़ परिवार है और मेवाड़ के लोगों ने हमेशा से 1500 वर्षों से ये लड़ाई रही है। आप देख लीजिए, चाहे बप्पा रावल हो, चाहे महाराणा सांगा ने बाबर से, इब्राहिम लोदी से लड़ाई की है, और महाराणा प्रताप ने अकबर के साथ, और महाराणा राज सिंह ने औरंगजेब के साथ। और आप उन लोगों के बारे में इतना गलत बोल रहे हैं। यहाँ पर भी आप देखा जाए तो यहाँ सांसद में बाहर महाराणा प्रताप की जो उनके वंशज है उनकी स्टैचू बनी हुई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जिस तरीके से हमला हुआ है उनके घर पे, वो ठीक नहीं है। आप किसी महान पुरुष के बारे में ऐसा बोल रहे हैं तो वो क्या हमला गलत नहीं है? जिन लोगों ने बलिदान दिया है इस देश के लिए वो हमला नहीं है। और अगर आप उन लोगों पे हमला करेंगे तो आज सामने कौन खड़ा होगा? आज हम यंग जनरेशन को क्या सिखा रहे हैं? आप सदन की गरिमा को इतने नीचे स्तर में लेके जा रहे हैं, और वहां से आप जोड़ने नहीं, आप तोड़ने की बात कर रहे हैं। जिन महाराणा सांगा या महाराणा प्रताप ने 3600 कौमों को जोड़ने की बात की थी और सब मिलकर स्वतंत्र रूप से लड़ाई लड़ी थी, आप उनके खिलाफ ऐसी गलत और हल्के शब्द बोल रहे हैं। राणा सांगा का एक पूरे देश के अंदर, तमाम समाज के अंदर एक सम्मान है, और रामजी लाल सुमन को न केवल माफ़ी मांगनी है बल्कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी होनी चाहिए। कैमरामैन नेगी के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, दिल्ली। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को मंजूर करते हुए जस्टिस यशवंत वर्मा को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर करने का आदेश दे दिया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेकर एक बार फिर ब्रिटेन की संसद में माफी की मांग उठी। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने अपनी सरकार से जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भारत के लोगों से माफी मांगने की मांग की। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 106वीं वर्षगांठ से 2 सप्ताह पहले गुरुवार को ब्रिटिश कंजर्वेटिव सांसद ने हाउस ऑफ कॉमन्स में कहा कि ब्रिटिश सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि क्या गलत हुआ और भारत से औपचारिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। बॉब ब्लैकमैन ने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए एकत्र हुए लोगों के हत्याकांड को याद किया। वहीं पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरून ने 2013 में अपनी भारत की यात्रा के दौरान इस त्रासद घटना को बेहद शर्मनाक बताया था। Now, on the 13th of April 1919, families gathered very peacefully in the Jallianwala Bagh to enjoy the sun, enjoy a day out with their families. General Dwyer, on behalf of the British Army, marched his troops in and ordered his troops to fire on those innocent people until they ran out of ammunition. At the end of that massacre, 1,500 people were dead and 1,200 injured. Eventually, General Dwyer was disgraced for that stain on the British Empire. In 2019, the then Prime Minister, Theresa May, recognised this was a stain on British colonial rule in India. But could we have a statement in government time? The anniversary of this will be on the 13th of April this year when we're in recess. So could we have a statement from the government admitting to what went wrong and formally giving an apology to the people of India? जलियांवाला बाग हत्याकांड पर हाउस ऑफ कॉमन्स की नेता लूसी पावेल ने बॉब ब्लैकमैन को जलियांवाला बाग हत्याकांड के इस महत्वपूर्ण मामले को उठाने के लिए धन्यवाद दिया। लूसी पावेल ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को ब्रिटिश उपनिवेशवाद के इतिहास में विशेष रूप से भारत में सबसे कुख्यात और शर्मनाक घटनाओं में से एक बताया। For raising this important matter of the Jallianwala Bagh massacre, which, as he says, is one of the most notorious and shameful episodes in the history of British colonialism, particularly in India, but I think probably wider than that. I will absolutely make sure that Foreign Office ministers have heard his question today, and I will suggest that perhaps they bring forward a statement in advance of the anniversary. देश के चर्चित उद्योगपति और अदानी समूह के अध्यक्ष गौतम अदानी ने झारखंड के मुख्यमंत्री से मुलाकात की। गौतम अदानी और हेमंत सोरेन के बीच हुई इस औपचारिक मुलाकात के दौरान राज्य में निवेश संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा हुई। नवरात्रि और रामनवमी के पावन अवसर पर आकाशवाणी के आराधना यूट्यूब चैनल पर
भक्ति से सराबोर कई विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। आराधना चैनल पर 30 मार्च से 6 अप्रैल तक ये विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। प्रसार भारती के सीईओ गौरव द्विवेदी ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि चैनल पर प्रतिदिन उस विशेष दिन के महत्व पर केंद्रित एक विशेष रूप से तैयार की गई श्रृंखला सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक प्रसारित की जाएगी। इसी तरह शक्ति आराधना का प्रसारण चैनल पर सुबह 8:30 बजे से 8:40 तक किया जाएगा। चैनल पर अनूप जलोटा, नरेंद्र चंचल, जगजीत सिंह, हरिओम शरण, महेंद्र कपूर और अनुराधा पौडवाल जैसे प्रख्यात कलाकारों द्वारा प्रस्तुत विशेष नवरात्रि भजन शाम 6 बजे से 7 बजे तक चलाए जाएंगे। आकाशवाणी आराधना यूट्यूब चैनल पर एक अतिरिक्त आकर्षण नवरात्रि पर विशेष कहानियां होंगी, जिसमें देवी मां के अनेक स्वरूपों पर प्रकाश डाला जाएगा, जिसका प्रसारण प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 9:30 बजे तक किया जाएगा। चैनल पर देश भर के विभिन्न शक्तिपीठों के बारे में विशेष कहानियां भी सुनाई जाएंगी। सीईओ गौरव द्विवेदी के अनुसार इस श्रृंखला का समापन श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या से राम जन्मोत्सव पर एक विशेष लाइव कार्यक्रम के साथ होगा, जिसका प्रसारण 6 अप्रैल 2025 को सुबह 11:45 से दोपहर 12:15 तक किया जाएगा। इस वर्ष नवरात्रि के पावन अवसर पर आकाशवाणी के आराधना यूट्यूब चैनल पर हम अपने सभी श्रोताओं के लिए लेकर आ रहे हैं देवी माँ की भक्ति से सराबोर अनेकों कार्यक्रम। 30 मार्च से 6 अप्रैल तक आप जुड़े रहिए आराधना चैनल के साथ और सुनिए विशेष कहानियाँ, देवी माँ के अनेक स्वरूप और विभिन्न शक्तिपीठों पर खास कार्यक्रम। और प्रभु श्री राम जन्मोत्सव पर श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या से रामनवमी पर लाइव कमेंट्री। जुड़े रहिए आराधना चैनल से, जुड़े रहिए आकाशवाणी से। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।